तो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हो। तो गाइज हम लोगों ने क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की काफ़ी सारे चैप्टर्स कर चुके हैं, है ना गाइज, जिसमें हम लोगों ने दो ध्रुवीयता का अंक, सत्ता के नई केंद्र, समकालीन दक्षिण एशिया, उसको मैं पढ़ा चुकी हूँ गाइज। तो आप लोग क्या करना है, जो बड़े चैनल पर न्यू है गाइज, पहले आप लोग पुरानी वीडियोस जाके देख लेना, ताकि आप लोग को चैप्टर का बेसिक समझ आ सके कि इस बुक में हमें पढ़ना क्या है मेन। तो देखो गाइज, हम लोग काफ़ी सारे चैप्टर्स कवर अप कर चुके हैं और आगे पढ़ने वाले हैं। तो देखो, मैं धीरे धीरे कोशिश करूंगी कि आपका मैक्सिमम चैप्टर्स की वीडियोस ले आऊँ मिड टर्म से पहले, ठीक है। बट उसके लिए आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, साथ साथ में अपना जितने भी चैप्टर्स मैं करा चुकी हूँ उसको अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि देखो मैं तो करा दूंगी आपको, बट आपको ज़्यादा पढ़ना है मेरे से, है ना, क्योंकि मेरे को आपको पढ़ाना है, बट आपको एग्जाम देना है ना, तो आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको बहुत नोट्स तो बना रही हूँ, पर मैं इतने अच्छे नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि आप लोग कहीं और से कुछ पढ़ना ना पड़े, यहाँ तक कि बुक ना खोलनी पड़े। मेरे नोट्स जरूर लेंथी हैं, मेरे नोट्स इसलिए लेंथी है गाइस क्योंकि मैं चाहती नहीं कि आप लोग बुक पढ़ो। मेरे नोट्स से ही आपका इनफ, मतलब जितना मैं नोट्स में दे रही हूँ उतना आपको हो जाए। तो गाइस देखो, आपको नोट्स डाउनलोड करने के लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, वहीं पे आपको नोट्स मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा आपको कोई भी डाउट रहे, आप मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक और इंस्टाग्राम चैनल पे आप लोग पूछ सकते हो मेरे से, ठीक है। अब देखो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग मेन क्या पढ़ने वाले हैं। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग वैश्वीकरण के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे? वैश्वीकरण के बारे में जानेंगे। वैश्वीकरण क्या होता है, वैश्वीकरण की परिभाषा क्या होती है, वैश्वीकरण क्यों आया। अब देखो, अब आपको पता है कि 1991 में ना, जब हमारा देश बिल्कुल खत्म होने की राह पे था, हम लोग फिर से गुलाम बनने वाले थे 1991 में, है ना। तो 1991 में गुलामी के बाद हमें लगा कि यार फिर से गुलाम बन जाएंगे, क्योंकि हम लोग एकदम परेशान थे, है ना, कि अब देश का विकास कैसे करें। तो वैसे इस टाइम पे देश के प्रधानमंत्री 1991 में देश के प्रधानमंत्री एलपीजी लेकर आए थे। क्या लेकर आए थे? एलपीजी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण, ठीक है गाइस। तो गाइस, जो वो लेकर आए थे प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी, एलपीजी, उसी में से एक वो वैश्वीकरण भी लेकर आए थे। क्या लेकर आए थे? वैश्वीकरण। यानी एलपीजी में जी का मतलब क्या है? ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है गाइस? वैश्वीकरण। अब वैश्वीकरण होता क्या है गाइस? तो देखो, जब सारी कंट्रीज मिलके साथ में मिलके अपनी इकोनॉमी को डेवलप करती हैं, तब उसको हम क्या बोलते हैं? वैश्वीकरण बोलते हैं। यानी कि जब पूरा विश्व एक जगह हो जाता है और अपनी इकोनॉमी को डेवलप करता है, तब उसको हम क्या बोलते हैं? वैश्वीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैश्वीकरण। अब देखो कैसे होता है वैश्वीकरण। देखो, जब दो देशों में वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, चीज़ों का आदान प्रदान होता है, पूंजी का आदान प्रदान हो, मानव का आदान प्रदान हो, थिंकिंग का आदान प्रदान हो, है ना। जब दो देश का एक की संस्कृति दूसरा देश अपना रहा है और दूसरी की संस्कृति हमारा देश अपना रहा है, तब उसको हम क्या बोलते हैं? वैश्वीकरण बोलते हैं। यानी कि जब दो देश मिलकर आपस में व्यापार करते हैं, क्या करते हैं? कोई भी चीज़ आपस में एक्सचेंज करते हैं, जैसे कि पूंजी का, थिंकिंग का, मानव का। तो जब एक देश से दूसरे देश में एक्सचेंज होता है, तब उसको हम क्या बोलते हैं? वैश्वीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैश्वीकरण बोलते हैं। अब तो गाइस, ये थी कुछ इसकी बेसिक डेफिनेशन। अब मैं आपको इसके डिटेल में बताती हूँ इस चैप्टर के बारे में। देखो गाइस, क्योंकि जो चैप्टर ना, यहाँ से दो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लेके चलो, एक 4 नंबर का क्वेश्चन और एक 2 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा। अब देखो, 4 नंबर के लिए भी आपको पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, चाहे 1 नंबर का क्वेश्चन है तब भी आपको पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो आप ये चैप्टर है ना गाइस, ये सोच के मत पढ़ो कि आपका 12th में आएगा। ये ऐसा चैप्टर है ना गाइस, आप आगे भी पढ़ोगे, इन कॉलेज कहीं पे भी, किसी फील्ड में भी जाओगे, तो आपको वैश्वीकरण पढ़ना ही पड़ेगा। वैश्वीकरण एक ऐसा टॉपिक है जो हर जगह आता है, ठीक है। इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ो, ताकि आप लोग दोबारा कभी पढ़ना ना पड़े लाइफ में, एक बार इतना अच्छे से पढ़ लो। अब देखो, अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी वैश्वीकरण की परिभाषा क्या होती है। क्या? वैश्वीकरण की परिभाषा क्या होती है। तो देखो गाइस, आपको फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? वैश्वीकरण का तात्पर्य विश्व के विभिन्न समाजों और अर्थव्यवस्था के एकीकरण से है। यानी कि गाइस, जब पूरा विश्व एक जगह हो जाता है, मतलब सबकी जब अर्थव्यवस्था एक जगह आ जाती है, मतलब एकीकरण हो जाता है जब सबकी अर्थव्यवस्था को, तब उसको हम क्या बोलते हैं? वैश्वीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैश्वीकरण। यानी कि जब पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था एक हो जाए और सारे समाज एक साथ मिलकर अपनी इकोनॉमी का डेवलप करते हैं, तब उसको हम क्या बोलते हैं? वैश्वीकरण बोलते हैं। जिसमें किस किस चीज़ का आदान प्रदान होता है? उत्पादों का, विचारों का, दृष्टिकोण का, है ना, आपकी संस्कृति का। तो जब इन सब चीज़ों का आदान प्रदान होता है एक देश से दूसरे देश में, तब उसको हम क्या बोलते हैं? वैश्वीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैश्वीकरण। जैसे इनमें लोगों का भी आदान प्रदान होता है ना। क्षेत्र, एक देश दूसरे क्षेत्र में काम करता है, जैसे मैं और पाकिस्तान अगर वर्क करें साथ में,
तो मैं उनके देश में जाके व्यापार करूंगी, वो मेरे देश में आके व्यापार करेंगे, मेरा कल्चर वो लोग फॉलो करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे मान के चलो इंडिया का कोई पर्सन अमेरिका में रह रहा है, तो उससे क्या होगा, वहाँ पे भी इंडियन कल्चर आ जाएगा। या कोई अमेरिकन इंडिया में रह रहा है, तो हम लोग वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रहे हैं ना। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे लोग बाहर जा रहे हैं, बाहर से वो कल्चर लेकर आ रहे हैं, हमारी संस्कृति वो लोग फॉलो कर रहे हैं। इसी को तो क्या बोलते हैं, वैश्वीकरण तो बोलते हैं। जब रहन सहन, उद्योग, प्रौद्योगिकी, राजनीति, सबका क्या होता है, आदान प्रदान होता है। अब देखो गाइस, वैश्वीकरण से क्या फायदे हुए? देखो गाइस, वैश्वीकरण से हमारे रहन सहन में चेंज आ गया, हमारी भाषा में चेंज आ गया, उद्योगों में चेंज आ गया, प्रौद्योगिकी के मामले में, आर्थिक गतिविधि, राजनीति आदि में क्या हो गया, चेंजेस आ गए हैं। हम लोगों ने वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर लिया है ना। वेस्टर्न कल्चर यानी कि वेस्टर्न कल्चर, हम लोग उनका कल्चर फॉलो कर रहे हैं, वो लोग हमारा कल्चर फॉलो कर रहे हैं। हम उनकी राजनीति फॉलो कर रहे हैं, वो हमारी राजनीति फॉलो कर रहे हैं, है ना। इकोनॉमी डेवलप कर रहे हैं हम लोग। जब देखो हम लोग वेस्टर्न कल्चर आज के टाइम पे फॉलो कर रहे हैं ना, हर तरीके से फॉलो कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ की टेक्नोलॉजी हम लोग फॉलो कर रहे हैं, उनकी इंडस्ट्रीज हमारी कंपनी में काम कर रही है, मतलब उनकी कंपनी इंडिया में काम कर रही है, हमारी कंपनी उनकी कंट्रीज में काम कर रही है। इससे क्या हो रहा है, इंडिया का सामान अमेरिका में मिल पा रहा है, अमेरिका का सामान इंडिया में मिल पा रहा है ना। उसके बाद रहन सहन में चेंज आता है। जैसे आप अभी यहाँ रह रहे हो, आप अमेरिका चले जाओ तो आपके रहन सहन में चेंज आ जाएगा ना। कैसे आएगा? आप वहाँ का भाषा बोलने लगोगे, वहाँ की रहन सहन फॉलो करने लगोगे, है ना। तो ऐसे वहाँ के लोग भी इंडिया में आएंगे तो वही सब चीज़ फॉलो करेंगे। तो ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया? वैश्वीकरण की वजह से। और वैश्वीकरण आया कब गाइस? 1999 में, यानी इंडिया में 1999 में आया था, मतलब 1991 में, सॉरी कब आया था, 1991 में। और लेकर आए थे डॉक्टर नरसिम्हा राव लेकर आए थे, ठीक है। उस टाइम पे हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जिन्होंने हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए एलपीजी लेकर आए थे, जिसमें से जी का मतलब क्या है, वैश्वीकरण। क्या मतलब है? वैश्वीकरण। अब गाइस आपका नेक्स्ट टॉपिक है वैश्वीकरण के कारण क्या थे, ठीक है। तो गाइस हम लोग वैश्वीकरण क्यों लेकर आए? तो गाइस सबसे पहले अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए हम लोग क्या लेकर आए, वैश्वीकरण को लेकर आए। क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है ना गाइस, इंडिया बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप था, क्योंकि हमारे पास प्रौद्योगिकी नीति, टेक्नोलॉजी नीति डेवलप करने के लिए। तो गाइस जब वैश्वीकरण आया ना, उसकी वजह से हमें टेक्नोलॉजी मिली, और टेक्नोलॉजी आने की वजह से हम लोगों ने काफ़ी डेवलप करा। जैसे कि टेलीग्राफ, टेलीफोन लेकर आए हम लोग, माइक्रोचिप, इंटरनेट। तो गाइस इन सब चीज़ों के आविष्कार से बहुत तेज़ी से हर किसी को इकोनॉमी डेवलप करी, हमारी भी करी, किसी और देश की भी करी, जिन्होंने भी वैश्वीकरण को अपनाया। अब उसके बाद देखो, उसके बाद गाइस इसमें क्या मीन है, इसमें विचारों का, पूंजी का, वस्तुओं का और व्यक्तियों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, जिससे वहाँ की मतलब विकास होता है। हर किसी कंट्री का विकास होगा, आप ही कंट्री का विकास भी होगा, और आप जिसके साथ कर रहे हो व्यापार उसका विकास होगा, ठीक है। तो गाइस वैश्वीकरण में सारी की सारी इकोनॉमी एक जगह हो जाती है और साथ में मिलके अपनी इकोनॉमी का डेवलप करती है, ठीक है। क्योंकि पता है अकेले तो डेवलप नहीं कर सकते, तो साथ में मिलके जितने भी देश है सब लोग साथ में मिलके क्या करते हैं, विकास करते हैं। अब उसके बाद देखो, अब उसके बाद गाइस इसके बाद वैश्वीकरण के लोगों, विश्व के लोगों में पारस्परिक जुड़ाव की भावना बढ़ गई, है ना। अब हमारे देश हमारे लोग उनके कंट्रीज में जाके बसे, उनकी कंट्रीज के लोग हमारी कंट्रीज में आके बसे, तो इससे क्या होगा, एक पारंपरिक जुड़ाव बढ़ जाता है ना, लोगों के साथ जब वो हमारे साथ रहते हैं। तो ये भी एक कारण था, मतलब दूसरे देशों के साथ संबंध अच्छा करने के लिए हम वैश्वीकरण लेकर आए। उसके बाद गाइस इंडिया में ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिसका सोल्यूशन इंडिया अकेले नहीं कर सकता था, तो उन समस्याओं से निपटने के लिए भी वैश्वीकरण बहुत ज़्यादा जरूरी था। अब वो समस्या कौन कौन सी थी, जैसे सुनामी, जलवायु परिवर्तन, गरीबी, पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग। ये ऐसी प्रॉब्लम है गाइस जो कोई भी देश अकेले मिलकर सॉल्व नहीं कर सकता। तो इन्हीं सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वैश्वीकरण लाया गया, ताकि हर एक देश साथ में मिलकर काम कर सके। अब उसके बाद देखो, अब नेक्स्ट है विश्व के विभिन्न देशों में होने वाली जो भी आर्थिक घटनाएं होती है, जैसे कि कभी कभी किसी की इकोनॉमी गिर जाती है ना, अब हर किसी की इकोनॉमी गिरती रहती है, बढ़ती रहती है। तो गाइस उस स्थिति में एक दूसरे का हौसला बढ़ाने के लिए साथ में मिलकर काम करना बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी 2010 में आपको पता है रिसेशन आया था, है ना, पूरे देश की जीडीपी गिर गई थी, मतलब हर एक किसी देश की जीडीपी गिर गई थी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, पूरे देश को नुकसान भोगना पड़ा। पर इंडिया और चाइना एक ऐसा देश था जिसकी आर्थिक कंडीशन उस टाइम पे भी ठीक थी। क्यों ठीक थी? क्योंकि हमारे बैंक्स बहुत ज़्यादा डेवलप थे। क्योंकि इंडिया और चीन मैक्सिमम अपने बैंक्स को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा खर्चा करता है, क्या करता है, बहुत ज़्यादा खर्चा करता है। अब उसके बाद देखो, अब ये तो थे गाइस वैश्वीकरण लाने के कारण। अब उसके बाद मैं आपको बताऊंगी गाइस वैश्वीकरण के उद्देश्य क्या थे, वैश्वीकरण क्यों लाया गया, रीज़न क्या था, वैश्वीकरण को हमने क्यों अपनाया, ठीक है। तो पहला रीज़न क्या था गाइस, आर्थिक समानता।
यानी कि समाज में सबको इक्वली ट्रीट करने के लिए, यानी कि इकोनॉमी में, मार्केट में सबको इक्वल ट्रीट करने के लिए आर्थिक समानता लाई गई। क्योंकि आपको पता है कि हम लोगों ने देशों को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, विकसित, है ना, विकासशील, उसके अलावा क्या है, अविकसित। तो वही देखो, जो विकसित देश है उनकी तो समाज में बहुत अच्छी वैल्यू है, बट जो विकासशील देश है उनकी थोड़ी बहुत है, पर जो अविकसित है उनकी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि अभी लोग डेवलप नहीं कर पाए हैं। तो वैसे इन तीनों को समानता देने के लिए लाया गया था वैश्वीकरण, ताकि जितने भी देश हैं, चाहे वो विकसित हो, चाहे विकासशील हो, चाहे अविकसित हो, साथ में मिलके काम कर सके। देखो जैसे यहाँ पे लिखा भी है, वैश्वीकरण के प्रमुख उद्देश्य होता है देश में फैली आर्थिक असमानताओं को दूर करना। क्या? आर्थिक असमानता को दूर करना। जैसे हम बोलते हैं कि अमेरिका की जीडीपी बहुत अच्छी है ना, रूस की जीडीपी बहुत अच्छी है, तो वो लोग हमारे साथ विकास कर सके, हमारे साथ काम कर सके, तो उसके लिए हमें क्या लाना पड़ा, वैश्वीकरण, ताकि वो लोग हमारे साथ काम कर सके, हमारे साथ मिलके हम लोग उनके साथ मिलके अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर सकते हैं, जिसकी वजह से समाज में क्या खत्म होगी, असमानता खत्म होगी, जिससे अविकसित देश भी धीरे धीरे डेवलप होकर विकासशील बनेंगे, है ना। जैसे कि एक टाइम पे भारत भी अविकसित था, चाइना भी था, सारे देश अविकसित थे एक टाइम पे, पर धीरे धीरे विकसित हो गए, विकासशील हो गए। कैसे हो गए? जब इनकी मदद करी विकसित देशों ने। तो कोई भी विकसित देश अगर अविकसित देशों की मदद करता है तो वो धीरे धीरे क्या कर जाता है, डेवलप कर जाएगा। देन गाइस, विकास करने के लिए, मतलब हर कोई देश विकास करने के लिए वैश्वीकरण को अपनाता है, ताकि वो अपनी इकोनॉमी का विकास कर सके, अपने देश का विकास कर सके। कैसे विकास करेगा? मान के चलो, जब पूरा विश्व साथ में मिलकर काम करेगा तो इससे क्या होगा, सारे के सारे देश साथ में मिलकर काम कर पाएंगे, तो इससे क्या होगा, प्रॉफिट ही होगा ना, कि सबकी इकोनॉमी क्या कर पाएगी, अच्छे से डेवलप कर पाएगी, है ना, डेवलप कर पाएगी ना। उसके बाद देखो, अब नेक्स्ट, अब इसमें आप लोग बताओ, और भी कुछ डाल सकते हो। देखो जैसे कि मैं भी आपको बताती हुई हूँ कि कुछ आप लोग क्या क्या डाल सकते हो। अब देखो जैसे यहाँ पे लिखा है, वैश्वीकरण में यही प्रयास होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संधियाँ करके और नए संगठन बनाकर हर कोई देश अपनी इकोनॉमी को क्या कर सके, डेवलप कर सके, क्या कर सके, डेवलप कर सके। उसके बाद गाइस थर्ड है इसका, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना। विश्व बंधुत्व का मतलब गाइस, हर एक देश साथ में मिलके, मतलब ऐसा कि सब लोग एकता की भावना आ जाए। तो गाइस सारे देशों में एकता की भावना लाने के लिए ही वैश्वीकरण लाया गया था, तो एक कारण ये भी था। देन गाइस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पे सहयोग बढ़ाने के लिए वैश्वीकरण को लाया गया। क्या? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग लाने के लिए वैश्वीकरण को लाया गया। अब उसके बाद देखो, नेक्स्ट है गाइस वैश्वीकरण की विशेषता है। तो गाइस वैश्वीकरण की विशेषता की बात करूँ तो इससे हमें कुछ प्रॉफिट भी हुए, है ना। जैसे कि पहला क्या था, पारस्परिक निर्भरता। तो गाइस जब वैश्वीकरण आया तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग बढ़ा, हम लोग निर्भर हो गए, निर्भरता बढ़ी, मतलब हर देश दूसरे देश के ऊपर क्या है, मतलब डिपेंडेंट है। जैसे कि कोई भी देश ऐसा नहीं है जो अकेले सब कुछ कर सके, तो किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सामान खरीदेगा या उनके साथ व्यापार करेगा ही करेगा, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो रूस हो। हर कोई देश, हर किस, जैसे कि हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया से कॉटन एक्सपोर्ट होता है, इंडिया के स्पाइसेस एक्सपोर्ट होते हैं, है ना, तो टी एक्सपोर्ट होती है जो सिर्फ हम ही लोग प्रोड्यूस करते हैं बस, है ना। तो इससे क्या हुआ, एक निर्भरता बढ़ गई, तो मतलब हर देश एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाता है, डिपेंडेंट हो जाता है। तो ये भी इसकी विशेषता थी। तो निर्भरता होने से क्या होगा गाइस, हर एक देश दूसरे देश के साथ क्या कर पाएगा, सहयोग कर पाएगा। देन गाइस नेक्स्ट इसका जो विशेषता थी वो क्या थी, विकसित देशों पर नियंत्रण रख लिया गया। क्योंकि देखो गाइस, जब वैश्वीकरण नहीं था ना, तो अमेरिका की पूरे विश्व में चलती थी, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इन सब की पूरे विश्व में चलती थी। तो गाइस इनका जो दबदबा था ना, उनको कम करने के लिए वैश्वीकरण ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी कि विकसित देश जो थे उनको बोला गया कि आप विकासशील देशों के साथ काम करो, ताकि वो लोग आपसे कुछ सीखें, वो लोग डेवलप कर सके। तो इसमें एक यही था कि अविकसित देश और विकासशील देशों को विकसित देशों से सीखने को मिलता है। क्या मिलता है? सीखने को मिलता है। क्यों सीखने को मिलता है? क्योंकि बोला गया विकसित देशों को कि आप लोग इनके साथ व्यापार करो, इनके साथ काम करो, ताकि ये लोग भी अपने में सुधार कर सके। क्योंकि अमेरिका बहुत शक्तिशाली था, वो किसी को आंखें मुंह नहीं देखता था, किसी के साथ व्यवहार करना पसंद नहीं करता था। बट उसके बाद बहुत सारे संगठन बन गए, WHO, WTO, जिन्होंने बोला कि भाई आपको विकास, मतलब विकासशील देश और अविकसित देशों के साथ भी काम करना पड़ेगा। क्या? काम करना पड़ेगा। अब उसके बाद देखो, देन गाइस नेक्स्ट थर्ड है मानवता का विकास। तो गाइस हमारा इंसान, मतलब जो जनता है समाज में, उनका विकास करने के लिए भी इसकी जरूरत पड़ी। इसकी जनता का विकास करने के लिए भी इनकी जरूरत पड़ी। तो गाइस मानवता का विकास कैसे हुआ?
हम उन्हीं कंट्रीज में गए, उनकी कंट्रीज में हमारी कंट्रीज में आए, इससे संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ, है ना। एक दूसरे की जीवन शैली को हमने फॉलो करा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जैसे कि हम लोग अपने घर में भी सोफा लगाते हैं, है ना, टेबल चेयर लगाते हैं खाने के लिए, तो हमारी संस्कृति थोड़ी है। अगर इंडियन संस्कृति की बात करूँ तो इंडियन संस्कृति में तो नीचे बैठ के खाना खाया जाता है ज़मीन पे, बट ये जो कुर्सी टेबल का ट्रेडिशन था कहाँ से आया, वेस्टर्न कल्चर है। तो गाइस जब वैश्वीकरण आया तो संस्कृति में आदान प्रदान हुआ, एक दूसरे की जीवन शैली को हम लोगों ने फॉलो करा। इससे क्या होता है, हर एक देश विकास करता है, हर देश के लोगों की मतलब लाइफ स्टाइल में क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। उसके बाद टेक्नोलॉजी में गाइस विकास हुआ, जैसे मैंने आपको बताया था वैश्वीकरण आने से सबसे मेन जो प्रॉफिट हुआ था वो किस चीज़ का प्रॉफिट था, टेक्नोलॉजी का असर हो, टेक्नोलॉजी क्या हो गई थी, अच्छी हो गई थी। अब उसके बाद गाइस बात करते हैं वैश्वीकरण के फायदे और नुकसान क्या हुए। मतलब हम लोग वैश्वीकरण देखे तो आ गए, पर अब इसके फायदे और नुकसान पड़ते हैं। तो इसके पहले फायदे पड़ते कि इसके फायदे क्या थे। तो इसका पहला फायदा क्या था, प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट हो गया, है ना, प्रोडक्शन बढ़ गया। अब इस प्रोडक्शन कैसे बढ़ा, मान के चलो बाजार बढ़ गया, है ना। पहले इंडिया सिर्फ इंडिया में सामान बेचता था तो बाजार छोटा था, पर जब दूसरे देशों में भी जाके अपना सामान बेचने लगा तो उससे क्या होगा, बाजार बढ़ गया। तो बाजार बढ़ेगा तो गाइस प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, अब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो गाइस इनकम भी बढ़ेगी लोगों की। तो गाइस वैश्वीकरण आने से प्रोडक्शन बढ़ गया, क्योंकि मार्केट बढ़ गई तो डिमांड बढ़ गई, अब डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली बात है इक्वल चलता है कि अगर डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी साथ साथ में, है ना। डिमांड कैसे पूरी करोगे, तो डिमांड पूरी करने के लिए प्रोडक्शन को भी बढ़ाया गया, तो प्रोडक्शन बढ़ाया गया तो इससे रोजगार आया, लोगों के पास पैसा आया, है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट बाइट से जो आपको प्रॉफिट हुआ, नागरिकों के जीवन स्तर में चेंजेस आ गए। नागरिक मतलब जो जनता है उनके रहन सहन में चेंजेस आ गया, है ना, बोलचाल में चेंज आ गया, संस्कृति में चेंज आ गया, पहनावे में, खान पान में, हर चीज़ में क्या आ गया था, चेंजेस आ गए थे। अब उसके बाद गाइस विकास बात करते हैं, तो गाइस नवीन तकनीकों का विकास हुआ। नवीन मतलब गाइस हम लोग न्यू टेक्निक्स लेकर आए इंडिया में, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, पहले आप लोग कीपैड फ़ोन यूज़ करते थे, फिर एंड्रॉयड फ़ोन्स आ गए, है ना। ये क्या हुआ, तकनीकी विकास तो हुआ। पहले डिब्बे वाला टीवी आता था, अब एलईडी टीवी आता है ना। पहले फ्रिज अलग तरीके के आते थे, अब अलग तरीके के टीवी आते हैं। इसका मतलब क्या है कि टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है, क्या करी, टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है। तो जैसे जैसे देश आगे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे तकनीकी का भी क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। देन गाइस अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, है ना गाइस। किसी की भी मार्केट है, अगर किसी की मार्केट बढ़ती है, क्या, किसी की मार्केट अगर बढ़ती है तो एम्प्लॉयमेंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों, अब मान के चलो मार्केट में भी 4 लोग काम कर रहे हैं, अब पता चला कि इसमें और भी लोग काम करने लगे, यानी कि पहले 10 सामान बनता था, पहले 10 कुर्सी बनती थी तो 10 लोग बना रहे थे, ठीक है गाइस। अब क्या हुआ कि अब 20 चेयर बनानी, तो 20 चेयर बनाने के लिए और लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो इससे क्या आया, समाज इकोनॉमी में रोजगार आया, इससे लोगों को रोजगार मिला, लोगों को रोजगार मिला तो उनकी इकोनॉमी भी क्या हो गई, मतलब उनका रहन सहन भी क्या हो गया, अच्छा हो गया। अब उसके बाद गाइस नेक्स्ट है प्रत्येक क्षेत्र की कार्यकुशलता में वृद्धि हुई। अब पहले गाइस आपको कितने क्षेत्र है, 3 क्षेत्र हैं, आपको पता ही है कौन कौन से, प्राथमिक, दूसरा क्षेत्र कौन सा है, द्वितीय, और तीसरा क्षेत्र कौन सा आपका गाइस, तृतीय क्षेत्र। तो गाइस इन तीनों क्षेत्रों का विकास हुआ, मतलब तीनों क्षेत्रों में वैश्वीकरण आने से विकास हुआ। कैसे हुआ, पहले क्या था, जब वैश्वीकरण आया तो अब बाहरी कंपनीज भी इंडिया में सेटअप होने लगी, है ना। अब इंडियन कंपनीज बाहर में जाके सेटअप होने लगी, इससे क्या हुआ कि कार्यकुशलता में चेंजेस आए। कैसे चेंज आए कि हम लोग जैसे एक माहौल तैयार हो गया है। जैसे कि अगर बात करूँ तो पहले के टाइम पे काम के लिए ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं मानते थे, पर आज के टाइम पे गाइस बहुत कार्यकुशलता मांगी जाती है पढ़ने के लिए। तो गाइस कार्यकुशलता मांगने की वजह से और आज के टाइम पे लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा क्या है, कैपेबिलिटी है। तो गाइस आज के टाइम पे हर क्षेत्र में डेवलप कर रहा है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। तो वैश्वीकरण आने से इन तीनों क्षेत्रों में क्या हुआ, विकास हुआ। देन गाइस जीडीपी ग्रोथ होती है, तो गाइस वैश्वीकरण आने से एक और चीज़ हुई, जीडीपी में क्या हुआ, ग्रोथ हुआ। क्या हुआ, जीडीपी में ग्रोथ हुआ। तो गाइस जीडीपी में ग्रोथ कैसे होता है, जब देश में वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। क्या, वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो गाइस वैश्वीकरण आने से ना इंडिया में मैक्सिमम सर्विस सेक्टर में डेवलप हुआ, यानी कि तृतीय क्षेत्र में। तो गाइस क्योंकि जो बाहर के देश जब इंडिया में आए ना, बाहरी कंपनीज इंडिया में आई तो वो सर्विस सेक्टर वाली थी, यानी कि तृतीय क्षेत्र में काम करती थी, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, है ना, इंश्योरेंस, इन सब चीज़ों में काम करती थी। तो ये सब किस में आते हैं, तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तो गाइस जब वैश्वीकरण आया ना, सबसे ज़्यादा फायदा किस क्षेत्र को मिला,
तीसरा क्षेत्र को मिला। तो पहले मैक्सिमम लोग प्राइमरी सेक्टर में काम करते थे, प्राथमिक क्षेत्र में, पर धीरे धीरे लोग द्वितीय क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र में भी काम करने लगे, जिसकी वजह से जीडीपी में इंक्रीज हुआ। तो वह जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान अगर कोई सा क्षेत्र देता है तो वो कौन सा देता है? तृतीय क्षेत्र योगदान करता है। किसमें? वैश्वीकरण में। अब देन गाइस नेक्स्ट है, उसके बाद आपका निर्यात में वृद्धि हुई। अब गाइस एक्सपोर्ट बढ़ गया, है ना, एक्सपोर्ट बढ़ गया ना। जब हम लोग वैश्वीकरण करा, हम लोगों ने अपनी इकोनॉमी खोल दी। अब इससे क्या हुआ कि निर्यात बढ़ा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ गया, इंडिया का भी सामान ज़्यादा बिकने लगा बाहर के देशों में, और बाहर का भी सामान हम लोग खरीदने लगे, जैसे कि लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी, ये सब क्या है? बाहर की संस्कृति है। तो हम लोग कहाँ से लेकर आएंगे? बाहरी देशों से लेकर आएंगे ना। तो गाइस हम लोग कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं तो कुछ चीज़ें इंपोर्ट भी करते हैं। तो जब वैश्वीकरण हुआ तो गाइस इससे निर्यात बढ़ गया, यानी कि एक्सपोर्ट बढ़ गया। तो हम दूसरे देशों के क्या करने लगे? अब निर्यात बढ़ाने लगे। क्यों बढ़ाने लगे? क्योंकि बाहर के देशों के लोग डिमांड करने लगे। तो गाइस जब डिमांड होगी तो वो लोग मांगेंगे आपसे सामान, तो जब आपसे सामान मांगेंगे वो लोग, तब क्या करना पड़ेगा? निर्यात करना पड़ेगा। अब निर्यात करोगे तो इससे क्या फायदा है आपको? आपके पास बाहर का पैसा ज़्यादा आएगा। क्या? बाहर का पैसा ज़्यादा आएगा। कैसे आएगा बाहर का पैसा ज़्यादा आपके पास? आप किसी कंट्री को सामान बेच रहे हो तो वो आपको रुपए थोड़ी देगा, वो अपनी कंट्री का पैसा आपको देगा। क्या? अपनी कंट्री का पैसा देगा। और वो आपको किस लिए काम आएगा? मान के चलो अभी आप लोग जो कर रहे हो, है ना, अभी मतलब मान के चलो, देखो जैसे कि अभी आप लोग जो काम कर रहे हो, मान करती मैं जी मेरे से बात करती हूँ मैं कि आप लोग निर्यात कर रहे हो, है ना। निर्यात में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई। क्या? निर्यात में वृद्धि हुई ना बहुत तेज़ी से। कैसे वृद्धि हुई निर्यात में? जैसे कि मैंने दूसरे देश में सामान बेचा तो वो लोग पैसा दिए, और उस पैसे को हम कैसे यूज़ करेंगे? उसी कंपनी से कुछ सामान खरीद के, उस कंट्री से कुछ सामान खरीद के। देन गाइस न्यू मतलब 9th पॉइंट है, विदेशी मुद्रा कोष बढ़ गया। अभी मैंने आपको बताया था ना, अगर निर्यात बढ़ेगा तो आईएमएफ बढ़ेगा, यानी कि आपके पास बाहर का पैसा ज़्यादा होगा। तो गाइस निर्यात करने से आपके पास दूसरे देश का पैसा भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। कैसे बढ़ेगा? जब आप उस देश का सामान बेचोगे तो वो आपको पैसा देगा ना। तो इससे क्या होता है? तो भाई जिस कंट्रीज के पास दूसरे देशों की करेंसी ज़्यादा होती है, क्या? दूसरे देशों की करेंसी ज़्यादा होती है, तो इससे क्या होता है? प्रॉफिट ही तो होता है ना। क्या होगा? प्रॉफिट होगा। क्यों होगा ना प्रॉफिट? तो गाइस प्रॉफिट करने के लिए प्रॉफिट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली बात है कि हर देश की इकोनॉमी क्या होगी? अच्छी हो जाएगी। क्या होगी? अच्छी हो जाएगी। अब उसके बाद गाइस क्या है? इससे एक प्रॉफिट और हुआ, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ गया, यानी कि हर एक देश के साथ संबंध क्या हो गए? अच्छे हो गए। जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया के अमेरिका के साथ, रूस के साथ, इंडोनेशिया, मॉरिशस, है ना, सिंगापुर, हम लोगों ने मतलब मैक्सिमम देशों के साथ अपने संबंध बहुत अच्छे रख रखे हैं। तो गाइस जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंध अच्छे होते हैं ना, जिससे प्रॉफिट होता है। यानी कोई जैसे कि कोई भी देश है गाइस, उसको हमेशा अच्छा रहेगा, ऑलवेज डेवलप करेगा, ऐसा नहीं होता। कई बार किसी देश में प्रॉब्लम भी आ जाती है, तो उस टाइम पे कौन आपकी मदद करेगा? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपके अगर मतलब रिलेशनशिप अच्छे होंगे तभी तो वो आपकी मदद करेंगे। जैसे कोरोना टाइम पीरियड में हम लोगों ने, भारत ने हर देश को वैक्सीन दी, है ना, वैक्सीन प्रोवाइड करी ना फ्री में। क्यों प्रोवाइड करी? एक सहयोग था, एक बातचीत थी, एक दोस्ती थी। तो जब बाकी देशों की दोस्ती होती है ना, उससे प्रॉफिट ही होता है, लॉस नहीं होता है, हर एक देश को प्रॉफिट होता है। अब उसके बाद देखो, अब गाइस नेक्स्ट है इसके नुकसान। तो गाइस देखो, वैश्वीकरण के कुछ फायदे हुए तो कुछ नुकसान भी होंगे। कैसे नुकसान होंगे वो मैं आपको बताऊंगी। अब देखो गाइस, फर्स्ट इसका जो नुकसान हुआ वो क्या था? श्रमिकों के रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। श्रमिकों के रोजगार पर कैसे प्रभाव पड़ा गाइस? जब वैश्वीकरण आया ना गाइस, इसमें एक चीज थी, क्या कि इसमें पढ़े लिखे लोगों की जरूरत पड़ी। मतलब जब ये सेक्टर्स आया, वैश्वीकरण आया, तो वैश्वीकरण से क्या हुआ? बाहरी कंपनीज इंडिया में आई, है ना। अब बाहरी कंपनीज इंडिया में आएंगी तो किस में बात करेंगी? इंग्लिश में बात करेंगी, है ना। तो अब ये लोग ऐसे श्रमिक को ढूंढने लगे जिनको इंग्लिश आती है। उसके बाद जब ये लोग आए तो ये लोग डिग्रीज मांगने लगे, जैसे कि आपने बीटेक कर रखा हो, आपने एमबीए कर रखा हो, बीबीए कर रखा हो। तो गाइस जो गरीब था वो तो पढ़ ही नहीं पा रहा था इतना। इसकी वजह से श्रमिकों के रोजगार पर क्या आया? प्रभाव पड़ा। क्यों पड़ा? क्योंकि जो कम पढ़े लिखे लोग थे उनका रोजगार छीन गया, और जो पढ़े लिखे लोग थे उनको रोजगार मिल गया। तो गाइस जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है, जो पढ़े लिखे लोग नहीं उनको बहुत दिक्कत हो रही है। क्यों? क्योंकि समाज में अब अनपढ़ लोगों को जॉब मिल ही नहीं पी, जॉब मिलेगी नहीं, मिलती नहीं है। आप किसी भी सेक्टर में काम कर लो, आपको पढ़ा लिखा ही ढूंढते हैं वो लोग। क्या ढूंढते हैं? पढ़ा लिखा ढूंढते हैं। तो देखो ये एक नुकसान है। कैसे नुकसान है? देखो अगर मैं बात करूँ तो अभी 20-30 सालों से इंडिया डेवलप कर रहा है, 30-40 साल से, है ना। लोग पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे अभी पढ़ ही रहे हैं, बट इंडिया में अभी भी बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है ना। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, बट सबको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है,
है ना। अब पढ़े लिखे ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो वह वैश्वीकरण से एक नुकसान तो ये हुआ कि लोगों का रोजगार चला गया, मतलब जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे उनका रोजगार चला गया। सेकंड गाइस, इसमें बड़े उद्योगपतियों को सिर्फ फायदा हुआ, ठीक है। जब वैश्वीकरण आया तो गाइस सिर्फ बड़े उद्योगपतियों को फायदा हुआ। स्मॉल की इंडस्ट्री जो थी MSME, क्या MSME मतलब मिनिमम सोल मैक्सिमम, मतलब ये जो MSME जो स्मॉल इंडस्ट्रीज थी उनको बहुत नुकसान हुआ। क्यों नुकसान हुआ गाइस? क्योंकि इनके पास पैसा नहीं था अपनी इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, इनके पास एडवर्टीजमेंट के लिए पैसा नहीं था, इनके पास लेबर नहीं थी, इनके पास जगह नहीं थी। तो गाइस बड़े उद्योगों को तो बड़ा फायदा हुआ क्योंकि वो लोग अपना सामान दूसरी कंट्रीज में बेच पा रहे थे, उसका एडवर्टीजमेंट कर पा रहे थे, उनके पास मार्केट थी। तो बड़े उद्योगपति तो डेवलप हो गए, पर छोटे उद्योगपति मतलब धीरे धीरे मार्केट से खत्म होते गए। क्या होते गए? खत्म होते गए। देन गाइस थर्ड तक खाद्य फसलों के उत्पादन में कम ध्यान दिया गया। देन गाइस जब वैश्वीकरण आया तो सेकेंडरी सेक्टर मतलब द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र डेवलप कर गया, और प्राथमिक क्षेत्र की हालत अभी वैसी है, यानी किसानों की स्थिति में कुछ भी सुधार नहीं आया। सही मतलब अभी प्राइमरी क्षेत्र में अभी भी बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, लोग अभी भी बेरोजगार हैं। उसके बाद गाइस वैश्वीकरण आने से हरित क्रांति मतलब HYV सीड्स का यूज़ बढ़ गया, लोग फर्टिलाइजर्स केमिकल्स का यूज़ करने लगे, जिसकी वजह से खाद्य फसलों में भी नुकसान हुआ। अब पैसा कम मिलने लगा, क्यों? क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया। अब मान के चलो आप मार्केट में हो, है ना, अब मान के चलो मार्केट में हो, अभी आप अकेले सामान बेच रहे थे मार्केट में तो सारे कस्टमर आपके पास थे, बट अगर यहाँ पे 5 लोग आ जाए और आपके जैसे और सेम सामान बेच रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है गाइस? वहाँ पे कंपटीशन बढ़ जाता है, वहाँ पे आप प्राइस बढ़ा के किसी से नहीं ले सकते। जैसे कि एक मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है, उसमें पूरी मार्केट चावल ही बेच रही है, तो वहाँ पे कोई बंदा प्राइस बढ़ा सकता है? नहीं बढ़ा सकता। क्यों नहीं बढ़ा सकता? क्योंकि वहाँ पे हर एक आदमी जब कम रेट पे आपको सामान देगा तो वो ज़्यादा, कोई भी कस्टमर ज़्यादा सामान ज़्यादा पैसे वाले से क्यों खरीदेगा, है ना। तो जैसे जैसे वैश्वीकरण आया मार्केट बढ़ी तो गाइस कंपटीशन बढ़ा, बट कंपटीशन बढ़ने से गाइस किसानों को पैसा मिलना बंद हो गया, उनको बहुत कम पैसा मिल रहा था अपने उत्पादों पे। उसके बाद उनकी स्थिति खराब होती गई, है ना, उनके पास मार्केट नहीं था, बेरोजगारी गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, ठीक है। अब उसके बाद गाइस नेक्स्ट है सार्वजनिक क्षेत्रों की संख्या कम हो गई। अब गाइस धीरे धीरे जो पब्लिक सेक्टर था वो खत्म होता गया, है ना, क्योंकि जब LPG आया था तो LPG में पी का मतलब क्या था? प्राइवेटाइजेशन, है ना। तो गाइस धीरे धीरे इंडिया में भी क्या किया गया? जो पब्लिक कंपनीज थी उनको प्राइवेट कर दिया गया, है ना। तो धीरे धीरे जो पब्लिक सेक्टर था धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और प्राइवेट सेक्टर बढ़ता जा रहा है। अब देखो पब्लिक सेक्टर खत्म होने से क्या रीजन है? अब देखो पब्लिक सेक्टर का मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर करना, है ना, समाज का कल्याण करना, जबकि जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो किसके लिए काम करता है? सिर्फ प्रॉफिट अर्न करता है, मतलब उसका मेन मोटिव ही क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। तो इससे भी समाज को नुकसान हुआ। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट है गाइस अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का दबाव बढ़ गया। अब देखो जैसे जैसे काम बढ़ने लगे, यानी कि मतलब मैक्सिमम देश एक दूसरे का व्यापार करने लगे या किसी भी क्षेत्र में काम करने लगे, इसके लिए फिर संगठन बनाए गए जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, तो इसके WHO, WTO, इससे क्या हुआ? एक ऊपर से पाबंदी बन गई, मतलब हर देश को कोई भी ऐसा डिसीजन ले सकता जो गलत है, जैसे कि WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या WTO, वर्ल्ड ट्रेड। तो गाइस कोई भी देश अब टैक्स नहीं बढ़ा सकता ज़्यादा, कोई भी देश हेल्थ सेक्टर पे ज़्यादा पैसा नहीं ले सकता, है ना। तो इन सब चीज़ों से नुकसान भी हुआ। देन गाइस घरेलू कंपनीज का बहुत नुकसान हुआ, यानी कि जो इंडिया में, जैसे इंडिया की बात करती हूँ मैं, इंडिया में जो खुद की कंपनीज हैं लोग उसको पसंद नहीं करते हैं, पर जो इंटरनेशनल ब्रांड है उसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना। जैसे एप्पल हो गया, एप्पल को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो एप्पल को वाइस पसंद करने का रीज़न क्या है? तो वाइस का पसंद करने का रीज़न ये है कि लोग मतलब इसमें काम करना चाह रहे हैं, लोगों को अच्छा लगता है इस क्षेत्र में काम करना, ठीक है। मतलब कि घरेलू कंपनी जितनी भी है, जैसे इंडिया की जो कंपनी है, लोग उसका सामान खरीदना पसंद नहीं करते हैं। तो अगर वैश्वीकरण आने से जो देश की ओरिजिनल कंपनी थी उनको बहुत नुकसान हुआ। क्या हुआ? बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। क्यों नुकसान हुआ? क्योंकि जो कस्टमर है वो इंटरनेशनल ब्रांड पे ज़्यादा खींचते चले गए। देन गाइस हमारी संस्कृति को भी बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि हम लोगों ने वेस्टर्न कल्चर फॉलो करने की वजह से अपनी संस्कृति धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं? भूलते जा रहे हैं। क्या होते जा रहे हैं? भूलते जा रहे हैं अपनी संस्कृति। तो ये भी एक नुकसान हो रहा है। देन गाइस नई टेक्नोलॉजी आने से भारत को ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। ज़्यादा फायदा क्यों नहीं हुआ गाइस? क्योंकि हमारे देश में जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या है? गरीबी, है ना, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश के लिए। तो भाई टेक्नोलॉजी आने से गरीब लोग तो टेक्नोलॉजी खरीद ही नहीं पा रहा है, इसकी वजह से वैश्वीकरण का भारत को ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। देन गाइस लोगों के अंदर वैश्वीकरण आने से राष्ट्रीय प्रेम की भावना कम हो गई। क्यों कम हो गई? अब देखो वैश्वीकरण आने से क्या हुआ? हम लोग सब देश के कल्चर को जान गए, है ना, हर देश के बारे में जान गए।
तो वैसे देखो ये जो देश प्रेम होता है ना अपने देश के लिए, वो धीरे धीरे क्या होता गया, कम होता गया। अब हम विदेशों में जाके पढ़ना, वहाँ पे रहना ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। मतलब हर कोई दूसरे देशों में जाके रहना चाहता है, वहाँ जाके पढ़ना चाहता है। क्यों पढ़ना चाहता है? उनको लगता है कि यार बाहर का देश है, बहुत अच्छा है। तो गाइज हम धीरे धीरे अपने देश से प्रेम करना छोड़ चुके हैं और बाहरी देशों के साथ काम कर रहे हैं। देन गाइज उसके बाद आर्थिक असंतुलन बढ़ गया। आर्थिक असंतुलन गाइज मतलब कि वैश्वीकरण आने से गाइज कुछ देशों को तो बहुत प्रॉफिट हुआ, बट कुछ देश गरीब हो गए, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, भूटान, नेपाल, ऐसे ऐसे देश हैं जो काफ़ी ज़्यादा क्या हो गए, मतलब गरीब हो गए। और कुछ देश ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए, है ना। अब ये तो थे गाइज इसके फ़ायदे और नुकसान। अब देखो, अब यहाँ पे मेरी वीडियो ख़त्म होती है। यहाँ पे गाइज मैंने आपको सब बता दिया, है ना। वैश्वीकरण क्या होता है, वैश्वीकरण के उद्देश्य क्या थे, वैश्वीकरण की विशेषता क्या थी, है ना, वैश्वीकरण के नुकसान फ़ायदे सब बता दिए मैंने, ठीक है। अब गाइज इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे, यानी कि इसका भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, है ना। इन सब चीज़ों को देखेंगे, इसका इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ा, वैश्वीकरण आने से आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़े, इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो वैसे अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो वैसे बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। क्योंकि आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको आने वाली कोई भी अपडेट नहीं मिल पाएगी, तो आप लोग इससे परेशान हो जाओगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उसके अलावा वीडियो को तो लाइक जरूर कर देना, वो मत भूलना, ठीक है। अगर कोई भी डाउट रहे तो पूछ सकते हो आप लोग, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।